और धराली पहुंचने पर जैसे कि आशंका थी, हमारे तमाम नेता लोग जो आज से पहले भी आए, उनके आने के समय भी सरकार ने यहाँ इंटरनेट बंद करवा दिया और अभी भी कुछ देर पहले तक यहाँ इंटरनेट चालू था, लेकिन हमारे आने पर यहाँ इंटरनेट बंद करवा दिया गया। लिहाजा हम लाइव नहीं हैं, इसलिए ये वीडियो के माध्यम से जब भी हम उत्तरकाशी पहुँचेंगे तब इस वीडियो को अपलोड करेंगे। हम यहाँ पहुँच गए हैं। हम यहाँ का आकलन और स्थितिवार मुआयना करें उससे पहले हम सब लोगों ने ये निर्णय किया है, कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने ये निर्णय किया है कि जो भी लोग यहाँ पर मृत हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ मिनटों का हम लोग बैठकर कहीं पर मौन रखेंगे। और उसके उपरांत हमारे और भी साथी यहाँ गांव के जो उत्तरकाशी शिफ्ट हो गए इस आपदा के बाद, वो भी आ रहे हैं। उन्होंने हमसे ये कहा है कि हम कुछ देर में यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन तब तक हम सब लोगों ने ये निर्णय किया कि सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ जो मृतक हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रभु से मौन के रूप में प्रार्थना करें। तो कहीं पर कल्प केदार का मंदिर है, हम वहाँ चलें और वहाँ पर हम कुछ देर मौन रखेंगे। हाँ, आइए आइए, दिक्कत नहीं। हाँ, तो ऐसी कई आइए। जिस जगह पर हम अभी खड़े हैं यहाँ पर कल्प केदार मंदिर हुआ करता था और इसको लोगों ने, चूँकि मलबे में पूरी तरह दब गया है, तो स्थानीय लोगों ने यहाँ पर इसको आइडेंटिफाइड करके ये निशान यहाँ पर बनाया है, झंडा यहाँ पर लगाया है। हम इन तमाम यहाँ पर जिन लोगों ने असमय काल कल्पित होकर अपने प्राणों का उत्सर्जन किया, उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर भगवान कल्प केदार से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। इसके बाद हम लोग कुछ देर का मौन यहाँ पर रखेंगे और हमारे सभी साथियों से निवेदन है कि कुछ देर यहाँ पर सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठकर ध्यानपूर्वक मौन करें। हाँ। ओम के लोग कौन कौन है की थी? करीब कितने नाप जमीन का नुकसान हुआ है सर? ये 2-2.5 नाली का, 250 नाली नाप 250 नाली जी। अच्छा, इसमें कितने मकान थे जो रिहायशी थे, मतलब जो आवासीय थे? नहीं, आवासीय तो ज्यादा थे। आवासीय मकान तो पूरा गांव 112 का है। 112 जी आवासीय सी मकान। और ये होटल्स और जो व्यावसायिक थे, व्यावसायिक सर अप टू 70 होटल्स। हाँ 70 ज्यादा लगभग 70 से ऊपर ही थे भाई। 70 से ऊपर थे। होटल होम स्टे और सब। हाँ, जो जैसे रिजॉर्ट्स वगैरह और कुछ वो होम स्टे, कुछ होम स्टे नहीं होता है जी। अच्छा, और ये जो बात चली है, जो कर्नल साहब ने कहा कि 147 लोग यहाँ दफन हैं, आपका क्या कहना है इसमें? क्या लगता है आपको कि कितने लोग यहाँ दफन होंगे? क्या इन लोगों को निकालने की कोई प्रयास सरकार के द्वारा या किसी के द्वारा भी, कोई एनजीओ के द्वारा या सरकार के किसी संस्था के द्वारा
हुआ क्या? कोई प्रयास नहीं हुआ, कोई प्रयास नहीं। कोई प्रयास। 2 फीट में लास्ट डेड बॉडी मिल जाएगी सर। हाँ। 2 फीट में अगर डेड बॉडी खोदा क्यों निकाल देते। हाँ। सर, पर ये है कि नाकामयाबी रही, जो भी उन्होंने काम किया होगा, पर मतलब ये डेड बॉडियां नहीं निकल पाई। नहीं निकाले। और मतलब आप लोग का मानना है कि वो बॉडी यहीं पर है सर, यही है और प्रयास हो तो ये निकल सकते हैं। एक तो इवन सर ये जो अभी रोड बना हुआ है, ये भी डेड बॉडी के ऊपर से जा रहा है। जो रोड बना हुआ है ये भी डेड बॉडी के ऊपर से जा रहा है। मैक्सिमम डेड बॉडी इसी रोड पे नीचे है। जो दौड़ रहे थे वो मैक्सिमम डेड बॉडी इसी रोड पे है। कर्नल साहब ने जो फिगर दिया है, आप लोग उससे सहमत है सर? एक बात आप लोग जिनको हम लोग नहीं जानते। नहीं भाई, हाँ मैं यही पूछ रहा था, जैसे मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूँ, नेपाली उसमें मेरे संग एक बिहारी है पवार साहब। सर, जैसे माना होटल में जो लोग ठहरे होंगे, हाँ, उनका पता तो नहीं, उसका जो होटल का जो पूरा विवरण होता है, डिटेल, वो तो बह चुका है। होटल ही नहीं रहेगा तो पता भी नहीं भाई कितने लोग थे, कितने लोग ठहरे हैं। और जो प्लेन से जो लोग आए होंगे, तो कुछ लोगों के ऐसे थे कि जिनके अपने लोग भी नहीं रहे होंगे। बड़े शहरों में तो किसी को पता नहीं तो कौन कहाँ जा रहा है। सर आज तो उनको आज तक पहले यहाँ पे एक टैक्सी ड्राइवर आया था, उसने बोला हमारे 4 लोग मिसिंग है। मैंने कहा तू आज तक कहाँ गया? वो बोलता है कि हमारे बंदे, हमने सोचा दिल्ली में, लेकिन बाद में जब वहाँ खोजबीन किया तो पता चला वो यहाँ आ रखे थे। ऐसे से कई लोग हैं। इसमें मेरे पास एक बिहारी मजदूर का वीडियो है भाई साहब, उस समय जब मैं लेके गया आपसे मिलने के बाद, वो खुद कह रहा कि 45 लोग मेरे गायब हैं, और ऐसे नेपाली भी गायब हैं और बिहार के लोग गायब हैं, टूरिस्ट गायब होगा जैसा आपने कहा। लेकिन जो गुदियाल साहब, जो सबसे बड़ी बात है, कोटियाल साहब और सारी सरकार दबा रही है। एक बात पवार साहब हमारी बात हुई थी, हमने कहा कि कितने मोबाइल एक्टिव थे घटना से पहले और घटना घटने के बाद कितने मोबाइल इनएक्टिव हुए, इससे पता चल जाएगा। वो नहीं पता चला। दूसरा जो एक है कि जैसे आप नैनीताल चले जाएं या देहरादून चले जाएं, होटल्स में जो रहते हैं उनका आंकड़ा जो है LIU लेती है, दिया जाता है प्रशासन को, क्योंकि रजिस्टर बनता है। लेकिन ये सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, बॉर्डर का क्षेत्र है। यहाँ के होटल, रिजॉर्ट्स, होम स्टेज में जो टिके थे उसका आंकड़ा इनके पास होना चाहिए था, जो सरकार प्रस्तुत नहीं कर रही है। तो ये बहुत गंभीर है। और लोगों को जिनको गुमशुदा बनाया गया उनको तो कुछ मिलना भी नहीं है, लाभ भी नहीं मिलेगा। तो ये बड़े चिंता के विषय हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए, मुझे लगता है। क्वेश्चन कर सकता हूँ? हाँ, ये हमारे यहाँ स्थानीय लोग हैं, इसी गांव के लोग हैं। और बोलिए, बिल्कुल आप ही लोगों को सुनने हम यहाँ रखे हैं। अभी क्या हुआ, पर्यटन विभाग ने केवल 10 होटलों की लिस्ट जारी की है, हाँ, जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिनके रजिस्टर्ड हैं। लेकिन मैं पर्यटन विभाग से ये पूछना चाहता हूँ, क्या उनके पास उन 10 होटलों के जो पिछले जो साल के रिकॉर्ड है वो है उनके पास कि नहीं? कितने टूरिस्ट रुके हैं इनके पास? ऐसे टाइम तो कुछ नहीं है। जहाँ पे सेट वो वाली बात है, वहाँ पे बोलते हैं नहीं जी हमारे पास तो रजिस्ट्रेशन 10 है, 10 लोगों को मुआवजा मिले। दूसरा ये सर, इसमें एक चीज और मैं जोड़ूंगा, जो पर्यटन विभाग की जो ऑनलाइन प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन की, वो विगत 1 साल से ये बंद पड़ी हुई है। वहाँ रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा हमारा। ये फोटो पूरा बाजार, ये लोकेशन आज ही हो गया। ये जो बता रहे हैं कि इससे पहले ये किस स्थिति में था और आज कैसी स्थिति में हो गई है। सरकार का ये काम होता है कि सरकार इस जगह को पहले की स्थिति में लाने की कोशिश करे। ये देखिए, तो जो सरकार यहाँ पर 2 फुट में दबे हुए लोगों के बॉडीज को नहीं खोजने का प्रयास कर पा रही है, वो सरकार इस जगह को दोबारा उस स्थिति में क्या ला पाएगी? अभी यहाँ पर लोगों का ये मानना है, इनका फुल टचिंग में था, बिल्कुल तैयार होने वाला था, 4 मंजिला होटल, ठीक है, उसमें 16 कमरे के लगभग उसमें थे, वो बह गया। दूसरा, सरकार का ये कहना, लोगों के रिजॉर्ट से, एक मिनट, सरकार का ये कहना कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को क्षतिपूर्ति सरकार नहीं करेगी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को ये पता होना चाहिए कि जब वो व्यावसायिक प्रतिष्ठान चल रहे थे तो उसमें रुकने वाले लोगों ने टैक्स जरूर दिया होगा, और टैक्स के रूप में इन प्रतिष्ठानों ने देश के GDP में कंट्रीब्यूट किया है। तो आज विपत्ति के समय ऐसे लोग ऐसे प्रतिष्ठान जिन्होंने देश के सकल घरेलू उत्पाद में कंट्रीब्यूशन किया है, सरकार का ये फर्ज बनता है कि सरकार विपत्ति के समय ऐसे प्रतिष्ठानों की रक्षा करे, मदद करे उनको। तो सरकार ये कहना कि हम व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को कोई मदद नहीं करेंगे, ये स्वीकार्य नहीं है। मैं सरकार को, हम लोग यहाँ पर आए हैं और सरकार को हम लोग ये याद दिलाना चाहते हैं कि केदारनाथ में जब इस प्रकार की आपदा आई थी तो उस समय की कांग्रेस की सरकार ने, उस समय हरीश रावत जी की सरकार से पहले बहुगुणा जी थे मुख्यमंत्री, लेकिन वो सरकार कांग्रेस की सरकार थी और आपदा में उचित ध्यान न दे पाने के कारण उनको हटना पड़ा। जब हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री बने तो उस सरकार ने ये निर्णय किया कि
स्व आकलन कि भाई जिस होटल मालिक का जो नुकसान हो रखा है उसने अपना आकलन दिया कि एफिडेविट दिया कि मेरा इतना नुकसान हो रखा है और सरकार ने वो क्षतिपूर्ति की। मैंने पहले भी कहा कि धराली आपदा उसी श्रेणी की आपदा है और धराली आपदा में जिन लोगों का व्यावसायिक नुकसान हो रखा है उनसे एफिडेविट लेकर और मोटा एक आकलन करके उनको क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। सरकार ये नहीं कह सकती कि हमारे पास नियम कानून नहीं। मैंने ये सुना सरकार से कि सरकार कह रही कि इसमें नियम नहीं है देने का। पहली विधानसभा का सत्र तब से हुआ, उसमें नियम बनाते तो मंत्रिमंडल कमेटी भी नियम बना सकती है, मतलब आपदा के समय तो मंत्रिमंडल भी निर्णय ले सकता है। और नहीं है तो मुख्यमंत्री राहत कोष किसके लिए है? मुख्यमंत्री राहत कोष देश से विदेश से बड़े बड़े घरानों से उसमें पैसा लिया जा रहा है, उस पैसे का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हित के लिए कर रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं, किसी को 1 लाख किसी को 50,000 उसमें से। लेकिन धराली आपदा के व्यवसायिकों के लिए उसमें नहीं है पैसा, तो वो भी एक रास्ता था कि उसमें से पैसा दिया जा सकता था। सरकार अपने फर्ज से कन्नी काट रही है, रास्ता बदल रही है, लेकिन सरकार को रास्ता बदलने नहीं देंगे। और मैं इस जगह से आज अभी तो हम जाएंगे जगह जगह यहाँ पूरे उसमें जहाँ जहाँ नुकसान हो रखा है जाएंगे, लेकिन इस जगह से अपने इन सभी भाइयों के साथ ये प्रतिज्ञा करना चाहता हूँ। हमारे पूर्व अध्यक्ष जी यहाँ पर हैं, हमारे कांग्रेस का तमाम प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर हैं और धराली के लोग यहाँ पर हैं, पवार जी यहाँ पर हैं। मैं इन लोगों के बीच एक प्रतिज्ञा करना चाहता हूँ कि सरकार को हम मजबूर करेंगे कि सरकार इस जगह को पहले जैसे बनाने की प्रयास करे, उसके लिए कार्य योजना बनाए। ये वो जगह है, अभी मैं उन शब्दों को यहाँ पर कहना उचित भी नहीं होगा, लेकिन मेरे अभी आने से पहले लोग यहाँ पर क्या कह रहे थे कि ये सामने ये जो गांव दिख रहा है, जरा दिखाना भाई, ये वो गांव है जिस गांव से ये घोषणा हुई कि उत्तराखंड के लिए घाम तापो योजना कितनी कारगर होगी। ये वो गांव है और मुखबा। और इस गांव में जिस दिन वो बात कही गई घाम तापो, उसके बाद ये घटना घट गई। लोग यहाँ इस बात को अभिशप्त के रूप में मान रहे हैं कि भाई हमारे लिए ये क्या बुक कहा गया कि घाम तापो, जैसे कि पहाड़ों में कहते हैं कि मवाज घाम लग गए, उन एक आम आदमी की जीवन जो घाम लग गया। तो मैं यहाँ से संकल्प लेता हूँ कि पहले तो ये सरकार इसको हरा भरा जैसे पहले था वैसे करेगी, नहीं तो जब इस प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, आज यहाँ पर कल्प केदार भगवान के इस प्रांगण से मैं ये संकल्प हम लोग लेते हैं कि हम इसको जैसे पहले हरा भरा था भाइयों वैसे ही हरा भरा बनाएंगे। इसको पुनः एक बार जैसे ये पर्यटन का एक केंद्र बन गया था, इसको दोबारा उसी रूप में गुलजार करेंगे। ये जिस प्रकार से पल्लवित हो रहा था, फल फूल रहा था, इसको उसी प्रकार पल्लवित होने के लिए दोबारा इसको रोपने का काम करेंगे। ये मैं आप लोगों के सामने संकल्प लेता हूँ। फिलहाल स्थिति आचा सातुरेगिन सासुमु और सपड़ा के रेगिन बारिमु, हमारे गड़बड़ समझना चाहिए तुम, मतलब संसाधन सरकार के पास है, इच्छा शक्ति हमारे पास है, लेकिन हम अपनी इच्छा शक्ति के से सरकार को रास्ता दिखाना चाहते हैं। नहीं चेतेंगे तो हम लोग करेंगे। ये ताकत आप लोगों के हाथ में है, जो जीवित लोग हैं हम लोगों के हाथ में है वो ताकत कि हम अपनी इच्छा के अनुसार अपना रास्ता तय करें। और लोकतंत्र में 5 साल में ये ताकत जनता के हाथ में आती है, आप लोगों के हाथ में निश्चित रूप में वो ताकत आएगी, तब आपको अपनी ताकत का प्रयोग करना है। और उससे पहले हमने सबने संघर्ष करके ये सरकार को चेताना है कि सरकार इन चीज़ों को पूरा करे। अभी हमारे आने के पहले यहाँ नेटवर्क चालू था, जैसे हम आए आधा घंटा पहले बंद हो गया, इंटरनेट काट दिया। इससे पहले हमारे नेता लोग आए, उस दिन भी ऐसे ही हुआ। यशपाल आर्य जी आए, प्रीतम सिंह जी आए, भाई करण जिस दिन आए उस दिन तो खैर भाई आपदा ही थी, उस दिन तो कहीं नहीं था। लेकिन उसके बाद जब इंटरनेट बहाल हो गया था, नेटवर्क सुविधा बहाल हो गई थी, तो हमारे नेताओं के आने के दिन काट देते हैं। आज हम लोग आए, बस जैसे हम हरसिल से 20 किलोमीटर उधर थे, नेटवर्क काट दिया गया। तो सरकार आवाज को दबाना चाहती है। हम यहाँ पर आकर कांग्रेस पार्टी की आवाज नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी हरसिल और यहाँ पर धराली की आवाज बनकर आई है। तो ये आज की आवाज दबाना हरसिल और धराली की आवाज को दबाने के बराबर है। तो ये प्रयास सरकार के उचित नहीं है। अब हम लोग विभिन्न उन जगहों पर जाएंगे जहां लोग अपने प्रयासों से खोद कर अपनी चीजों को निकाल रहे हैं। सरकार बेशरम सरकार, उनको तमाम नदियों को खोदने के लिए तो इनके पास जेसीबी बड़े बड़े मशीनें काम कर रही हैं, खोद रही हैं उनको। लेकिन जिन लोगों को अपने सामान को निकालना है, दबे हुए सामान को निकालना है,
अपनी पुरानी यादों को निकालना है, परिजनों को के शव निकालने हैं, उनकी यादों को निकालना है, उनकी अंत्येष्टि कोई करना चाहता होगा विधि विधान से वो निकालना है। उसके लिए सरकार के पास मशीनें नहीं है, उसके लिए सरकार के पास कोई संसाधन नहीं है। तो अभी हम उन सब जगहों पर चलेंगे। और एक बात वो है कि जब इस गांव से ये अनाउंस हुआ कि घाम तापो योजना, तो ये इस गांव ने पंचायत चुनाव का पूरी तरह बहिष्कार किया। जहाँ पीएम साहब आए थे वहाँ पूरी तरह बहिष्कार किया, पूरी तरह बहिष्कार किया। तो ये उन लोगों को सोचने की बात है जो बड़ी बड़ी बातें करके लोगों की भावनाओं से खेलकर अपना राजनीतिक लाभ उठाते हैं, लेकिन पलटकर इस स्थिति को नहीं देखते कि आज यहाँ पर क्या हो गया। देखो ना सर, जब मोदी जी आए थे उस टाइम किसी ने नहीं पूछा तुम्हारे होटल का रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। उस टाइम बस हमको रिजॉर्ट चाहिए, हमारा फलाना आदमी आ रहा, हमारा फलाना आदमी आ रहा। लेकिन आज आपदा आई तो बोले तुम्हारा तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। सर रजिस्ट्रेशन का मेन रीजन क्या है सर? यहाँ गाँव में क्या हो रखा है, मेरी जमीन किसी के पास है, किसी की जमीन किसी के पास है, थोड़ा बहुत उत्तराखंड लैंड भी है, संटवारा है, हम लोग उसको भी वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं। इनकी जो नीतियां है उसमें 143 करवाना है, ये करवाना। और हम लोगों ने जो भी ये मार्केट जो बनाया सर, ये अपनी मेहनत पे बनाया। हाँ, बिल्कुल। मार्केट के साथ हमारा क्या जो रिजोर्ट थे उसमें बगीचे भी थे, और घर सर हमारे आलिशान घर थे सर, जो पैतृक घर थे सर हमारे, वो आलिशान बंगले थे। और आज उनकी अगर आंकलन किया जाए करोड़ों में है वो, और अगर हमें 5 लाख रुपए मुआवजा मिल रहा था, हम उनको वापस कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। क्योंकि हमारे जो अपने जो 3 पीढ़ी तक की जो कमाई थी, हमारे आलिशान अपने घर बने थे, और वो शायद वो घर हमें दोबारा नहीं मिल सकते हैं आज की डेट में। न्यूनतम 50 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए कम से कम। ये सुदूर सीमांत क्षेत्र का अंतिम न्यूनतम मकान बनाना, आजकल मकान बनाना भाई 10-5 लाख का काम है क्या? न्यूनतम मुआवजा उसके लिए निर्धारित होना चाहिए, 50 लाख मिलना चाहिए। और दूसरा, किसी भी हाल में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को आप ये नहीं कह सकते कि रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है कि क्या प्रॉब्लम है। रजिस्ट्रेशन हमारे पहाड़ के लोगों को एक कायदे कानून इतने कोई खानदानी व्यवसायी नहीं है हम लोग तो ये है कि भाई मौका मिला। पहले एक गांव में क्या होता था, हम लोग जब यात्री आते थे उनको फ्री में रखते थे। मतलब एक सिंपैथी थी लोगों की कि चलो हमारा अपना वो चले, तीर्थ यात्रा चले। धीरे धीरे लोग कॉमर्शियल हुए, लोगों ने अपना व्यवसायीकरण किया उसमें। तो सर ये अपनी अपनी मेहनत है, और उसको अगर आंकलन किया जाए तो शायद 3 पीढ़ी तक की हमारी कमाई सारी खत्म हो चुकी है। कहना है ना, लोन नहीं लेते हैं हमारे लोग, ना हम लोग वो इंश्योरेंस करते हैं। और इनकी जो मेन डिमांड है, जो अब बात नहीं आई है कैमरे में, वो है रिहेबिलिटेशन की। ये लोग कहते हैं कि हमको विस्थापित किया जाए प्रॉपर, क्योंकि ये जगह दोबारा रहने में खतरा है, दोबारा खीर गंगा कब फटेगी किसी को पता नहीं। तो रिहेबिलिटेट करने की डिमांड भी हमको रखनी है इन लोगों की। पवार साहब ने पहली बार यही कही थी, ये भी है सर। और दोबारा केदारनाथ के तर्ज पे हमारा मार्केट को पुनर्निर्माण करें और रिहेबिलिटेट का विस्थापन हो, और इसका पुनर्निर्माण। स्थानीय लोगों से 2 चीज, आवासीय पुनर्वास के साथ साथ व्यावसायिक पुनर्वास। हाँ, बिल्कुल हम वही कह रहे हैं कि सरकार, हम ये कह रहे हैं भाई सरकार प्लान से बनाए, गांव का नहीं कर पा रहे, प्लान करे, प्लान से बनाए। और प्लान से बना के जिस आदमी का ये हो सकता है कि भाई बीच में ये नदी के लिए जगह छोड़नी है, एक जगह छोड़नी है नदी के लिए, वो जगह छोड़ के किसी का अगर 20 नाली का था उसको 15 दे, लेकिन बना के और ठीक ठाक करके दे देता हूँ। अगर इसका नदी का ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो अगले साल हर्षिल तो साफ है, क्योंकि नदी का रिवर बैंक इतना ऊंचा हो गया, यहाँ पे 8 मीटर ऊंचा हो गया। दूसरा एक बात और यहाँ पर ग्रामीण लोग बता रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आए थे, जिस दिन उन्होंने कहा कि घाम तापो योजना शुरू की जाएगी, उस दिन उनके आने के एवज में जिन अधिकारियों को या उनके कार्यकर्ताओं को आना था, लोगों की निजी जमीन काटकर पार्किंग बनाई गई। वो उस पार्किंग का मुआवजा भी आज तक सरकार ने नहीं दिया। तो बड़े अफसोसजनक है। इवेंट करो और वहां कचरा छोड़कर चले जाओ, और दूसरे दिन से जो वहां पर डायलॉग बोले गए उनको प्रचारित करो और लोगों को ठगाओ, वोट जीतो। तो ऐसा नहीं चलेगा। सरकार को जवाबदेही लेनी चाहिए। कम से कम वो गरीब लोग हैं, उनके खेत काट कर पार्किंग बनाई गई, उस पार्किंग का कम से कम मुआवजा तो दें, लोग अपना दोबारा खेत बना सके, कम से कम ये तो करे सरकार। तो सरकार को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और ग्रामीण लोग हमें बता रहे हैं
क्या आप लोगों को नहीं बताया होगा, सरकार को नहीं बताया होगा? इन्होंने पटवारी को बताया होगा, एसडीएम को बताया होगा, नेता आए होंगे उनको बताया होगा, लेकिन सेब के बगीचे काटे गए, बता रहे हैं उसके लिए सेब के बगीचे काटे गए, उसका मुआवजा देना था, वो नहीं दिया। कुल मिलाकर जिस प्रकार से आजीविका के लिए आजीविका का नुकसान होने पर सरकार प्रतिपूर्ति करती है, तो ये व्यावसायिक प्रतिष्ठान कोई टाटा बिरला नहीं थे, ये अपनी आजीविका चलाते थे। इसलिए इनकी आजीविका दोबारा चल सके, उनके प्रतिष्ठानों को सरकार को मदद कर कर दोबारा यहाँ पर बसाना चाहिए, और उसकी हम मांग करते हैं, ये भाई मांग करते हैं। और हमने कहा है कि ये सरकार नहीं करेगी तो हम लोग कांग्रेस के लोग संकल्प लेते हैं कि सरकार आने पर इस धराली का उसी रूप में दोबारा विकास किया जाएगा जिस प्रकार से अन्य तीर्थों का विकास हो रहा है, और ये हमारे गंगोत्री का एक महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर बनेगा, गंगोत्री रूट का महत्वपूर्ण स्थान बनेगा। धन्यवाद। आगे चलते हैं। में पहले ये यहाँ उल्टा पलायन हो रखा है, यहाँ का जेंट्स पलायन नहीं किया है, लेडीज ने पलायन किया है। उसका कारण क्या था? यहाँ पे शिक्षा नहीं है, कोई हमारे पास कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं, कोई स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं। किसी माँ का प्रसव होना है, किसी बहन का प्रसव होना है, यहाँ पे कोई हॉस्पिटल में एक भी स्टाफ आपको नहीं मिलेगा, एक भी स्कूल नहीं है यहाँ पे अच्छा स्कूल। सारे सब लोगों ने क्या करा, बॉर्डर डेवलपमेंट एरिया का फंड यहाँ पे कांग्रेस कई सालों से दे रही है। आज इन्होंने इसको नाम बदल दिया, वाइब्रेंट विलेज कर दिया। वाइब्रेंट विलेज के नाम पे यहाँ हर साल 2-2, 4-4 केंद्रीय मंत्री आते हैं, गाँव में घूमते फिरते हैं, एक ढेले भर का काम नहीं हुआ। और BADP का पैसा काट दिया, उसका नाम वाइब्रेंट विलेज कर दिया, और यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन 1 रुपए का काम नहीं हो रहा है। अच्छा स्कूल के लिए थोड़ा कोशिश कीजिए। अच्छा ठीक है, इसका दोबारा रीडेवलपमेंट जब होगा ना तो उसमें उसको भी रखेंगे। यहाँ से गया रोड पे और वहाँ 3 मंजिला था, अरे थोड़ा भी कैसे वो उन्होंने थोड़ा भी मदद नहीं की, कोई दिन गए नहीं भाई जी। वो जो मकान है वो जो वहाँ पे बाहर है, वो यहाँ था पीछे ऊपर सड़क, अरे वहाँ से गया वहाँ, और वहाँ का उन्होंने खुदाई, सरकार की तरफ से कोई सामान नहीं, कुछ वो नहीं। हमारी मंत्री भी नहीं है, सुनाई दिया, लेकिन आपके मंत्रिमंडल का हम आपसे पूछ रहे हैं। उन्होंने वन टाइम सेटलमेंट का जो वो दिया था, सुझाव दिया था, उसको हम लोग इस नाले का पानी पी रहे हैं और इसमें इतनी डस्ट आ रही है कि सुनना चाह रहा हूँ।